गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं रेणुगुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत चिंतन प्रक्रिया का प्रदर्शन करने वाले कार्य। इसमें अधिगमकर्ता को व्यस्त रखने वाले और चिंतन प्रक्रिया का प्रदर्शन करने वाले कार्य दोनों ही शामिल हैं, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि अधिगमकर्ता को व्यस्त रखने वाले कार्य कौन से होते हैं, कि अधिगमकर्ता को कैसे व्यस्त रखा जा सकता है और उसको व्यस्त रखने के पीछे क्या उद्देश्य है। अधिगमकर्ता मीन्स छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। उसको अधिक से अधिक प्रभावी अधिगम कराने के लिए शिक्षक को उसे ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय बनाना होता है, और वह व्यक्ति, वह बालक, वह अधिगमकर्ता सक्रिय तभी हो सकता है जब उससे अधिक आप कार्य करवाएं, स्वयं करने के लिए उसे कार्य प्रदान करें। उससे मैंने आपको बताया कि शिक्षक आमतौर पर छात्रों से सवाल पूछते रहते हैं। जैसे ही कक्षा में शिक्षक एंटर होता है तो वह छात्रों की अटेंशन चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का पूरा ध्यान उसके शिक्षण पर रहे। वह जिस उद्देश्य से कक्षा में आए हैं, जिस उद्देश्य से वह विद्यालय में उन्होंने प्रवेश किया है, वह उद्देश्य उनका सफल हो जाए और वह कुछ अधिक सीखने का प्रयास करे। इस सीखने के प्रयास को सफल बनाने के लिए शिक्षक उनसे तरह तरह के सवाल पूछता है। पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु में से जो विषय वस्तु वह शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है, वह उनसे तरह तरह के सवाल करता है। अब उन सवालों में क्या होता है कि जब कोई नया विषय सामग्री प्रस्तुत की जाती है तो छात्रों को उसे सवाल क्यों पूछे जाते हैं कि जैसे मुझे कुछ पढ़ाना है तो मुझे छात्रों का अटेंशन चाहिए। छात्र क्या पूर्व ज्ञान रखते हैं, कितना उनका समझने का स्तर है, इस पॉइंट्स के बारे में, इस विषय वस्तु के बारे में कितना समझते हैं, कितनी जानकारी रखते हैं, और मुझे उनको क्या सिखाना है और किस तरीके से सिखाना है। इन सब बातों की जानकारी चाहने के लिए मुझे उससे क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रश्न करने पड़ेंगे। ऐसे होने चाहिए वह प्रश्न आपके जो छात्रों को बहुत अच्छे तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सके। उल जलूल प्रश्न आपके नहीं होने चाहिए। प्रश्न पूरी तरह विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए और जिस उद्देश्य से आप प्रश्न पूछ रहे हो वह उद्देश्य निकलकर सामने आना चाहिए। अगर आप किसी विषय के बारे में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना चाहते हैं, अध्ययन कराना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, तो वही विषय वस्तु, वही ज्ञान उनका निकलकर आना चाहिए। और ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि एक से बढ़कर एक छात्र आंसर देने के लिए प्रेरित हो। मैंने बताया गलती और समस्याओं को वह दूर कर सके। आपके प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो छात्र जो सवाल को सॉल्व करने में जो गलतियां करते हैं, प्रश्न को समझने में जो गलतियां करते हैं, उनकी ऐसी समस्याओं का निराकरण उनको हो जाए, यानी पूरी विषय वस्तु उनके दिमाग में कैसी हो जाए, क्लियर हो जाए। छात्रों को बेहतर ढंग से वह प्रोत्साहित कर सकें और उनकी बौद्धिक शक्ति को जांच सकें। अब बात आती है, मैंने आपको बताया कि ये भी बताया था कि ये सारे प्रश्न अलग अलग प्रकार के होते हैं। निचले स्तर के छात्रों के लिए अलग और उच्च स्तर के छात्रों के लिए उनका स्टैंडर्ड अलग होता है, स्टेटस अलग होता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अब ये तो हो गया शिक्षक का कार्य कि शिक्षक का दायित्व है कि जब वह शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करे तो छात्रों के अटेंशन लेने के लिए, छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, छात्रों को विषय वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए वह प्रश्न पूछता है। लेकिन बात यहाँ भी आती है कि छात्रों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित कैसे किया जाए। आपने देखा होगा एक कक्षा में बहुत सारे छात्र मौजूद होते हैं, कुछ तो सवाल का आंसर देते हैं और कुछ नहीं दे पाते हैं, या फिर आते हुए भी देना नहीं चाहते, या फिर होता है कि उन्हें लिखना आता है, उन्हें बोलना नहीं आता, वह अपने आंसर को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जो बात वह जानते हैं, जो बात वह समझते हैं, जो ज्ञान वह रखते हैं, वह उनको अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ये होता है। तो अब बात आती है कि छात्रों को उत्तर देने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए। कई शिक्षकों में ये छात्रों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना।
उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि आपको पता है कि छात्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए, छात्रों को अधिक अच्छी तरह से अधिगम कराने के लिए आपको प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो विषय वस्तु से उसका संबंध स्थापित कर सके, उसके बौद्धिक स्तर की जांच आपको करा सके, किस लेवल का छात्र है, किस प्रकार यह सीख सकता है, इसकी जानकारी आपको प्रदान कर सके। प्रश्न आपके ऐसे होने चाहिए। लेकिन साथ के साथ ये भी जरूरी है कि जिस छात्र का ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं वह छात्र उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित है या नहीं है। कुछ छात्र जबरदस्ती इनका आंसर नहीं देना चाहते या चाहते हुए भी दे नहीं पाते हैं, तो उसका निराकरण करने के लिए देखिए, शिक्षक जब प्रश्न पूछता है तो अधिकांश रूप से ये होता है कि वह चाहता है कि 1 या 2 सेकंड में, 1 से 2 सेकंड में उसे क्या चाहिए, आंसर चाहिए। वह बच्चे को सोचने को, समझने को समय नहीं देता है। ये सबसे बड़ी कमी होती है कि जब वह प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर उन्हें कम समय में चाहिए। इसलिए अक्सर में ये होता है कि आपने प्रश्न किया, एक शिक्षक की खूबी ये है कि जब आप प्रश्न डालते हो, प्रश्न पूछते हो तो 2 से 3 मिनट तक, 3 सेकंड तक, 3-4 सेकंड तक उसे छात्रों के उत्तर का इंतज़ार करना चाहिए। क्यों? छात्र सोचते हैं, समझते हैं, फिर सोच समझकर आंसर देते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता है, जल्दी से जल्दी 1 या 2 सेकंड जब वेट करता है, तो कुछ शिक्षक क्या करते हैं, खुद ही छात्रों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर उनको दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, छात्र का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। छात्र को क्या पूछा, क्या नहीं पूछा, आगे के छात्रों ने तो सुन लिया, पीछे के छात्र अपनी बातों में ही लगे हुए हैं, उनका टेंशन है ही नहीं। ये चीज़ हम उन्हें नहीं समझा पाते। जब हम पूरी क्लास से वेट करके और आंसर चाहते हैं तो उससे छात्र अधिक संख्या में अधिगम कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें वेट करना चाहिए और प्रश्नों के उत्तरों, प्राप्त प्रश्नों के उत्तरों को 2 बार दोहराना चाहिए। दोहरान करना चाहिए जो उत्तर प्राप्त होते हैं आपको। तो हो सकता है 2 से 3, 5, 7, 10% छात्र ही इस क्लास उसमें उत्तर जानते हो उस प्रश्न का। तो आपका दायित्व बनता है कि जैसे ही आपका आंसर प्राप्त होता है आप उसको रिपीट कीजिए, जिससे और छात्र भी उससे विज्ञ हो सकें, उससे परिचित हो सकें। प्रश्न को प्रस्तुत करने के बाद इंतजार करने से, जैसे जब अगर आप उन्हें प्रश्न करने के बाद आप वेट करते हो आंसर का, तो उससे क्या होता है, छात्र में सकारात्मक ऊर्जा आती है, सकारात्मक सोच विकसित होती है। किसमें? छात्र में। वह समझता है कि शिक्षक हमारे छात्र का इंतजार कर रहा है। हो सकता है नहीं आने पर यह हमें पनिशमेंट दे, हो सकता है हम अगर आंसर दे दें तो यह हमें पुरस्कृत करें, या हम इंटेलिजेंट छात्र इसकी नज़र में हो जाएं। तो इसके बाद अगर आप आंसर का, प्रश्न का आंसर तुरंत ही खुद ही दे देते हो, वेट नहीं करते हो छात्रों के आंसर का, तो इससे क्या होता है, छात्र नकारात्मकता का शिकार हो जाता है। वे सोचते हैं कि हमें नहीं आता, सर ही आंसर दे लेंगे, वे अपनी बातों में मशगूल रहते हैं। तो जब हम वेट करते हैं छात्रों के आंसर का, तो निम्नलिखित फायदे हमें होते हैं। छात्रों के उत्तरों की लंबाई, छात्रों के उत्तरों की लंबाई, उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अब इन सब पॉइंट्स को आपको समझाएंगे। तीसरा है छात्रों के प्रश्नों की बारंबारता। छात्रों के प्रश्नों की बारंबारता, कम सक्षम छात्रों द्वारा उत्तरों की संख्या,
कम सक्षम छात्रों द्वारा उत्तरों की संख्या, छात्रों के बीच सकारात्मक संवाद, छात्रों के बीच सकारात्मक संवाद। देखिए इन चीज़ों में, इन पॉइंट्स में क्या होती है, वृद्धि होती है। कब होती है? जब शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्र के उत्तर का वेट किया जाता है। जब शिक्षक छात्र के इसे प्राप्त उत्तरों का इंतज़ार करता है, थोड़ा सा समय छात्रों को सोचने समझने के लिए देता है, तो इन सब बातों में वृद्धि होती है, इन सब बिंदुओं में वृद्धि दिखाई देती। छात्रों के उत्तरों की लंबाई, देखिए धीरे धीरे जैसे हमने प्रश्न डाला, प्रश्न पूछा, तो हो सकता है उस समय एक शब्द में, एक या दो लाइन में हमें आंसर प्राप्त हो, लेकिन जब जैसे जैसे आंसर मिलते जाते हैं, हम वेट करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र उसे उत्तर को, क्योंकि एक से उन्हें पता है कि जब इस उत्तर से सेटिस्फिकेशन नहीं मिला है टीचर को, तो वह दूसरा देने का प्रयास करते हैं, उन दोनों को मिला के प्रस्तुत करते हैं, तो उत्तरों में वृद्धि होती है। उत्तर देने वाले छात्रों की संख्या, जब एक छात्र से आंसर प्राप्त होता है और हम किसी दूसरे छात्र से पूछने की इच्छा करते हैं, तो और भी छात्र उत्तर देने के लिए प्रेरित होते हैं, तो छात्र उत्तर देने वाले छात्रों की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। छात्रों के प्रश्नों की बारंबारता, छात्र बार बार जब अगर हम छात्र को सक्रिय रखने का प्रयत्न करेंगे प्रश्न पूछकर, तो छात्र का दिमाग, उसकी तर्क शक्ति विकसित होगी, उसमें चिंतन शक्ति विकसित होगी और उसके दिमाग में उससे संबंधित अनेक प्रश्न आएंगे और अनेक प्रश्न वह आपसे करने का प्रयत्न करेगा। जितना अधिक छात्र जिज्ञासु होगा, उसकी ज्ञान में उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। कम सक्षम छात्रों द्वारा उत्तरों की संख्या में वृद्धि, देखिए जो छात्र जिन्हें हम डफर मान के चल रहे हैं, डल मान के चल रहे हैं, जिनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वे हमारे सवालों के आंसर दे सके, ऐसे छात्रों में भी दूसरे छात्र को देखकर प्रेरित होते हैं और वह भी उत्तर देने का प्रयास करने लगते हैं। छात्रों के बीच सकारात्मक संवाद, सभी छात्रों के बीच इंटरेक्शन स्थापित होता है, संबंध स्थापित होता है, वाद विवाद होता है, नहीं ये सही है, ये ऐसा है, मुझे ऐसा आता है, आपको ऐसा आता है, ये भी सही है और ये भी सही है। इस प्रकार का सकारात्मक सोच की वृद्धि कक्षा में होती है, छात्रों के बीच में होती है। तो छात्रों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमें उचित पुनर्वलन की आवश्यकता होती है और छात्रों द्वारा इस प्रकार जब हम उनके उत्तरों का वेट करते हैं, उनके उत्तरों को वेटेज देते हैं, महत्व देते हैं। कई बार होता है कि शिक्षक जैसे ही छात्र ने आंसर बताया, उसे कहते हैं नहीं, ये कोई आंसर नहीं है, ये आपका जो नकारात्मक पुनर्वलन है वह उसे हतोत्साहित कर देता है। लेकिन जब आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप आने वाले आंसर का स्वागत करते हैं, शालीनता से पेश आते हैं, उसे संबल प्रदान करते हैं, सिंपैथी रखते हैं, तो छात्र हर्ष से भर जाता है, उत्साह से भर जाता है और वह आपके प्रश्न का अधिक से अधिक अच्छा आंसर देने का प्रयत्न करता है। तो ये सारे बिंदुओं के बीच में हम छात्रों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारा, आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। ये देखिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। अब दूसरा है आपकी, यानी शिक्षक की। आपकी किसकी? शिक्षक की। अभी अभी मैंने आपको बताया शिक्षक की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। देखिए जब हम छात्र से आशा करते हैं, जब हमें अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, प्रभावशाली बनाना है, हमें अधिक से अधिक छात्रों को अधिगम कराना है और अच्छा अधिगम कराना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि उन्हें उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। उत्तर कैसे दिए जा सकते हैं वो छात्र? तो उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करने में आपकी प्रतिक्रिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप किसी को नकारात्मक सिंबल प्रदान करते हैं, नकारात्मकता से उसे भर देते हैं, हतोत्साहित करते हैं, तो वह बालक कभी दोबारा आपके प्रश्न का आंसर देने की कोशिश नहीं करेगा। उसे आता भी होगा तो वह आपको आंसर देने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आपने पुनर्वलन के रूप में उसे शाबाशी ही दे दी, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लिया, अच्छी सिंपैथी उसके साथ व्यक्त की है, उसके प्रश्न के आंसर को आपने दोहरा कर पूरी क्लास को लर्न करवाया है,
तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया से वह आगे भी आपके हर सवाल का आंसर देने की कोशिश करेगा। इससे क्लास में जो छात्र कम इंटेलिजेंट हैं, जो छात्र असामान्य गति से आगे बढ़ रहे हैं, जिनसे हम उम्मीद नहीं कर पा रहे, ऐसे छात्र भी आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका अधिगम, आपकी शिक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित होगी। आपके द्वारा कराया जाने वाला अधिगम और अधिक होगा। आपके द्वारा जो देखिए जो गलत उत्तर आते हैं आपके पास छात्रों के, उन गलत उत्तरों को आप पूरी तरह से नकारें नहीं, उन्हें सुधारात्मक रवैये से सुधारने की कोशिश करें, उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें, जिससे कि वह बालक अपने उत्तर में सुधार कर सके। यदि वह गलत धारणा रखता है उस प्रश्न के प्रति, तो आप उसे सुधारने का प्रयास करें। अगला है उत्तरों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे प्रश्नों पूछने की उत्तरों की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण बनाना। उत्तरों की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण बनाना, ये आवश्यक है कि ऐसे प्रश्न पूछने की कोशिश करें जो सही उत्तर पर ख़त्म नहीं होता हो। देखिए, आप उत्तरों की गुणवत्ता को कैसे बढ़ा सकते हो, आंसर की क्वालिटी को आप कैसे इम्पोर्टेंट प्रदान कर सकते हो। आपके द्वारा जब प्रश्न पूछा गया है और छात्र के द्वारा जो उत्तर दिया गया है, आपको ऐसा प्रश्न पूछना है कि वह सही उत्तर उसका सही उत्तर पर ख़त्म ही नहीं हो, यानी उसका उत्तर ऐसा हो कि सभी बालक सोचने पर मजबूर हो जाए। जैसे हमने किसी चीज़ की विशेषताएं पूछी, अब विशेषताएं कई सारी होती है, एक छात्र के द्वारा उत्तर देने पर सफिशिएंट आंसर हमें नहीं मिलता है, तो हमें दूसरे से पूछना है और इससे अच्छा और कौन बता सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता कौन बता सकता है। इस तरह से हमें उत्तरों की गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिससे सभी छात्र उस विषय में सोचने के लिए क्या हो, प्रेरित हों, जिससे कि वह उस प्रश्न का वेटेज बढ़ जाए। सही उत्तरों के बदले आपको फॉलो अप प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्रों का ज्ञान बढ़ाता है, शिक्षक के साथ निकटता से कार्य करने का मौका देता है। ऐसा आप निम्नलिखित प्रश्न कैसे, क्यों, उत्तर देने का एक और तरीका, एक और बेहतर शब्द, यानी और शब्द कि हाँ ये आपका सही है, लेकिन और अच्छा कौन बताएगा, और आप इसके विषय में क्या जानते हो, और कैसे किया जा सकता है, ये सारा, और कैसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, किसी उत्तर को सही साबित करने का प्रयास किया जा सकता है, संबंधित कौशल का उसी कौशल या तर्क का किसी नई स्थिति में अनुप्रयोग किया जा सकता है। ये थे एक शिक्षक के रूप में आपके द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जो कि छात्रों को क्या होने चाहिए, प्रेरित करने वाले होने चाहिए। आपके छात्रों को विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें और आपके विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें, उत्तर देने के लिए प्रेरित करें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आपका पूर्ण सहयोग देने के लिए छात्रों को हमेशा सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। ये तो था आपके द्वारा छात्रों की चिंतन प्रक्रिया का प्रदर्शन करने वाले कार्य। अब बात आती है कि अच्छे प्रश्न, अब मैंने इसमें पूरे टॉपिक में आपको बताया शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए, ऐसे उत्तर देने जाने चाहिए। तो अच्छे प्रश्न क्या होते हैं? प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो छात्रों को प्रेरित कर सके, छात्र के जीवन में काम आ सके। तो प्रश्न कैसे होने चाहिए, उनकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, ये हम आपको पढ़ाएंगे कि अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब है अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं देखिए क्या हो सकती है। पहला,
प्रश्न संक्षेप में होने चाहिए। प्रश्न संक्षेप में होने चाहिए। उनकी शब्दावली क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। ऐसे बड़े प्रश्नों का प्रयोग आपको नहीं करना है जिसमें कठिन शब्द हों, छात्रों की समझ में वह शब्द नहीं आ पाएँ, या आपका प्रश्न इतना बड़ा हो कि सुनने में जब तक आगे का सुनता है छात्र पीछे का भूल जाता है। छात्रों के स्तर के अनुकूल आपको प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न सरल, संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। संक्षिप्त, सरल भाषा का प्रयोग हो, संक्षिप्त हो और सारगर्भित हो। ऐसे प्रश्नों का प्रयोग आपको करना चाहिए जो प्रश्न सरल भी हो, संक्षिप्त भी हो, छोटे भी हों और विषय वस्तु से पूरी तरह संबंधित हो। ऐसे प्रश्नों का प्रयोग आपको करना चाहिए। दूसरा है प्रश्न बालकों की मानसिक क्रियाओं को जागृत कर सके। प्रश्न बालकों की मानसिक क्रिया को ये मैंने आपको पहले बताया था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, छात्रों का अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए, विषय वस्तु की तरफ लेने के लिए शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न आपके क्या करते हैं? प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो बालक की मानसिक क्रिया को जागृत कर सकें, उन्हें मेंटली एक्टिव बना सकें, जिससे कि वह जो पढ़ाया जा रहा है उसे आसानी से ग्रहण कर सके। प्रश्न ऐसे होने चाहिए। वह किसी सुनिश्चित उद्देश्य और तत्संबंधी व्यवहारगत परिवर्तन पर आधारित होने चाहिए। सुनिश्चित उद्देश्य प्रश्न, सुनिश्चित उद्देश्य सुनिश्चित उद्देश्य और तत्संबंधी व्यवहारगत परिवर्तन तत्संबंधी व्यवहारगत परिवर्तन पर आधारित होने चाहिए। व्यवहारगत प्रश्न कैसे होने चाहिए? किसी सुनिश्चित उद्देश्य को के अनुकूल होने चाहिए। आपने जो उद्देश्य निर्धारित किया है, जो शैक्षिक उद्देश्य आपके द्वारा इस विषय वस्तु से संबंधित निर्धारित किए गए हैं, जिस तत्व की आपको बच्चे को जानकारी करानी है उससे संबंधित होने चाहिए, और जिस व्यवहार परिवर्तन की आप उसमें बालक में अपेक्षा करते हैं वह उस प्रश्न से क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्नों की रचना और ये कब होगा? जब प्रश्नों की रचना शिक्षक स्वयं करेगा। तो इसमें यही है, प्रश्नों की रचना शिक्षक को स्वयं करनी चाहिए। प्रश्नों की रचना शिक्षक को स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि वही विषय वस्तु को अच्छी तरह समझता है, वही अपने क्लास के छात्रों से उसके व्यवहार से अच्छी तरह परिचित होता है, उनके मानसिक स्तर से अच्छी तरह से परिचित होता है। वह सुनिश्चित विषय सामग्री और उसके अंश पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न, अच्छा प्रश्न कैसा होना चाहिए? सुनिश्चित विषय सामग्री, वह सुनिश्चित विषय सामग्री और उसके अंश से संबंधित होना चाहिए, अथवा उसके अंश विषय सामग्री पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न कैसा होना चाहिए? जो आपके द्वारा विषय सामग्री निर्धारित की गई है उस पर आधारित होना चाहिए। वह अपेक्षित कठिनाई
उत्तर सुनिश्चित समय में, ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर सुनिश्चित समय में दिया जा सके। उत्तर सुनिश्चित जो प्रश्न है उसका आंसर ऐसा होना चाहिए, जो प्रश्न है वह ऐसे निर्धारित करना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए कि उस समय सारणी के अनुसार छात्र उसका निर्धारित समय पर आंसर दे सके। अगला है प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से ठीक और श्रृंखलाबद्ध, व्याकरण की दृष्टि से ठीक और श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से ठीक प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से सही होना चाहिए। आप अगर अशुद्ध बोलोगे तो छात्र भी अशुद्ध ही लिखेगा, अशुद्ध ही ग्रहण करेगा। इसलिए शिक्षक को हर संभव सही, अपने आप को सही रखने का प्रयत्न करना चाहिए। एक दूसरे के साथ प्रश्नों का एक दूसरे से क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए आपस में। जब आप एक ही विषय वस्तु से संबंधित अनेक प्रश्न छात्रों से पूछना चाह रहे हैं तो वह प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अगर हम चाहें तो ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि एक प्रश्न का आंसर जब आ जाए तो वही आंसर से हम दूसरा प्रश्न छात्र से पुटअप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न का निर्माण उसी उत्तर से हो जाना चाहिए, जिससे कि वह विषय वस्तु से भटके नहीं, उसमें वह विषय वस्तु से पूरी तरह से संबंधित रहे। प्रश्न छात्रों की मानसिक आयु, योग्यता, रुचि को ध्यान में रखकर पूछे जाने चाहिए। मानसिक आयु, योग्यता और रुचि, इन तीनों को ध्यान में रखकर ही प्रश्न पूछे जाने चाहिए। आप छात्रों के लेवल से ज़्यादा का बौद्धिक स्तर से ज़्यादा अच्छा प्रश्न पूछोगे तो छात्र उसका आंसर नहीं दे पाएंगे और वह हताश हो जाएंगे। कुछ ऐसे छात्रों में निराशावादिता आ जाती है। छात्र उत्साहित तब रहता है, प्रोत्साहित तब रहता है जब शिक्षण सामग्री उसकी अकॉर्डिंग हो, मानसिक आयु के अकॉर्डिंग हो, वास्तविक आयु के अकॉर्डिंग हो, शारीरिक आयु के अकॉर्डिंग हो। तो इस प्रकार से आपको उसके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए, छात्रों की योग्यता का भी ध्यान रखना चाहिए और उसके बौद्धिक स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे प्रश्न छात्रों से पूछने चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो बालकों की विचार शक्ति को ध्यान में रखकर पूछे जा सके। आप जानते हो, एक टीचर होने के नाते आप बच्चों से, बालकों से इस प्रकार से संबंधित रहते हो कि आप उनके हर एक्टिविटी को जानते हो, आप उनके स्तर से अच्छी तरह से परिचित रहते हो। तो उनके मानसिक स्तर के अनुकूल ही, विचार शक्ति के अनुकूल कि आप छात्र इस विषय में क्या विचार व्यक्त कर सकता है, इसके अनुकूल ही आपको प्रश्न पूछने चाहिए। अगला है, इसमें प्रश्न पूछने के बाद सोचने विचारने का अवसर दिया जाना चाहिए। मैंने कहा था, इससे पहले भी आपको समझाया था कि एक शिक्षक का दायित्व है कि जब वह छात्रों से प्रश्न करता है तो उसको छात्रों के उत्तर को प्राप्त करने का क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, जिससे कि छात्र मानसिक रूप से प्रिपेयर हो सके उत्तर देने के लिए कि शिक्षक को हमारे उत्तर की आवश्यकता है, वह समझ सके कि वास्तव में प्रश्न क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं और टीचर हमारे क्या आंसर हमसे चाहते हैं। तो छात्र वह जो उत्तर है प्रश्न पूछने के बाद सोचने विचारने का अवसर देना चाहिए। सोचने विचारने का अवसर देना चाहिए। छात्र को उस प्रश्न के विषय में विचार करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जिनका उत्तर स्पष्ट निकलता हो। आपके द्वारा प्रश्नों की बनावट इस प्रकार से की जानी चाहिए कि उनका उत्तर स्पष्ट शब्दों में आ सके।
स्पष्ट उत्तर आ सके, ना कि कन्फ्यूज़न वाला। छात्रों में कन्फ्यूज़न पैदा करने वाला आंसर नहीं आना चाहिए। ऐसा आंसर उनका आना चाहिए कि वह प्रश्न छात्रों के दिमाग में क्या हो जाए, स्पष्ट हो जाए, उसका उत्तर स्पष्ट शब्दों वाला होना चाहिए। एक प्रश्न के अंतर्गत अनेक उप प्रश्न नहीं होने चाहिए। एक समय में एक ही तथ्य पूछा जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक प्रश्न के अंतर्गत अनेक आप जोड़ते चले जाएं, ऐसा प्रश्न का निर्माण आपको नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं मैंने आपको बताई। सबसे पहली थी कि आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह संक्षेप में होने चाहिए, उनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और सारगर्भित होनी चाहिए, विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए, उनकी भाषा छात्रों के अच्छे से समझ में आनी चाहिए। प्रश्न बालकों की मानसिक क्रिया को जागृत कर सके, ऐसे होने चाहिए। सोचने समझने पर उनकी विचार शक्ति पर प्रभाव डाल सके, छात्र आपके प्रश्न का आंसर देने के लिए प्रेरित हो सकें, ऐसे प्रश्न आपके होने चाहिए। निश्चित उद्देश्य और संबंधी व्यवहार परिवर्तन पर आधारित होने चाहिए। ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो व्यवहार परिवर्तन आप छात्रों पर चाहते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन आप छात्रों से चाहते हैं उस उद्देश्य को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। प्रश्नों की रचना स्वयं शिक्षक को करनी चाहिए, किसी अन्य विषय अध्यापक से वह प्रश्नों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हम ही हमारी कक्षा के छात्रों से अच्छी तरह से परिचित होते हैं। सुनिश्चित समय जब प्रश्न पूछे जाएं तो छात्रों से उत्तर देने के लिए एक निश्चित समय उनको देना चाहिए। ऐसे प्रश्न शिक्षक के होने चाहिए। शिक्षक द्वारा बालकों की मानसिक आयु, योग्यता, रुचि को ध्यान रखते हुए ही प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। अगर जो प्रश्न छात्रों के इंटरेस्ट का नहीं है, छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है, वह छात्र अगर ये सोचता है कि यह प्रश्न परीक्षा में आने वाला नहीं है, यह हमारी विषय वस्तु से संबंधित ही नहीं है, तो वह उसका उत्तर देने का प्रयास नहीं करता है। सोचने विचारने का अवसर देना चाहिए। छात्रों को प्रश्न निश्चित विषय सामग्री पर आधारित होना चाहिए और अभिसारी तथा अपसारी दोनों प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। इस प्रकार ये अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं हमने आपको पढ़ाई। इसके बाद हम आगे क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।